हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार करंट अफेयर्स की क्लास में आपके समक्ष जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हाल के दिनों में न्यूज में चर्चा में रहे हैं, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जो है आज 5 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। जैसा कि अभी हाल ही में जो है बजट पेश हुआ है, बजट में जो है इस मिशन को लाया गया है और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया जाएगा और इस मिशन के बारे में हम समझेंगे कि मिशन क्यों महत्वपूर्ण है। उसी तरह दूसरा जो है हमारा जो टॉपिक है, कम सोडियम वाले नमक के विकल्प के रूप में WHO की सिफारिश। ठीक है, ऐसा नमक इस्तेमाल करना है जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। ठीक है, अब क्या क्यों है इसका कारण, WHO ने क्यों ऐसी सिफारिश की है, उसको हम देखेंगे इस न्यूज में। और उसी के साथ जो हमारा तीसरा जो न्यूज है, भारत में 4 नए रामसर स्थल की घोषणा हुई है, यानी 4 रामसर स्थल को मान्यता प्राप्त किया गया है। और रामसर स्थलों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से रामसर स्थल है और फिर रामसर स्थल का क्या महत्व है और क्यों शामिल किया जाता है, और रामसर कन्वेंशन को भी हम देखेंगे कि कब है या उसको कब लागू किया गया। उसी प्रकार हमारा जो चौथा न्यूज है, मैंग्रोव और उनका महत्व। तो मैंग्रोव के बारे में, मैंग्रोव एक जंगल होता है, उसके बारे में हम, या मैंग्रोव एक वृक्ष होता है, उसके महत्व के बारे में समझेंगे और क्यों इंपॉर्टेंस है और क्यों न्यूज में रहा ये भी देखेंगे। इसी के साथ पांचवा जो हमारा जो आखिरी न्यूज है, भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि। ठीक है, जैसा कि बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई है और क्यों हो रही है वृद्धि वो भी देखेंगे और कितनी वृद्धि हुई है, और भारत सरकार ने क्या ऐसा कार्यक्रम चलाया जिससे हाल के दिनों में आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है भारत की, और फिर इसके लिए कौन सी संस्था है, उन संस्था के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। ठीक है, हमारा जो पहला जो टॉपिक है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। ठीक है, अब जानते हैं कि भारत का जो विनिर्माण सेक्टर है मजबूत है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उससे उससे अगर आप तुलना करेंगे तो हमारा विनिर्माण क्षेत्र कमजोर है उसके अनुपात में। हम बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे चीज़ों का हम आयात करते हैं और जो हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आयात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उसका उत्पादन सही तरीके से अभी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है इसी को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया ही कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अभी हम उस लेवल पे इसके माध्यम से उस उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर पाए हैं जिसकी अपेक्षा की थी, क्योंकि हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आबादी के अनुपात में हम उतना विनिर्माण सेक्टर में उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए ये विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है। ठीक है, अब विनिर्माण में क्या होता है कि एक बड़े स्तर पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लार्ज स्केल पे, जिसमें दो फायदे होते हैं। एक, वस्तुओं का निर्माण तो होता ही है, और लार्ज स्केल पे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि सुने भी होंगे कि इकोनॉमी का 3 सेक्शन होता है। एक प्राथमिक होता है, कई बार मैं कई क्लासों में बताया हूँ। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे। दूसरा जो होता है द्वितीयक क्षेत्रक होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है सेवा होता है तृतीयक क्षेत्रक में। प्राथमिक में जानते होंगे आप लोग कृषि होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा में क्या होता है, उद्योग होता है, उद्योग, और तीसरा जो है हमारा सेवा क्षेत्र होता है। अब भारत क्या किया है कि इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जैसे भारत जब स्वतंत्र होता है तो प्राथमिक क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, कृषि में हरित क्रांति लाई गई थी, जिससे कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादकता बढ़ी। हमारी जितनी आबादी है उस आवश्यकता के अनुसार से हम कृषि का उत्पादन कर पाए, इवन एक्सेस भी उत्पादन हम कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कृषि के बाद हम उद्योग पर उतना ध्यान नहीं दिए जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। उसी का एक पार्ट है विनिर्माण। हम यहाँ थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको चीजें पता होना चाहिए। तो उद्योग पर ना ध्यान देने की वजह से क्या हुआ कि हमारा विनिर्माण उद्योग अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पाया। हम सीधे क्या किए कि सेवा सेक्टर पे शिफ्ट हो गए। यहां से ज्यादा हमारा शिफ्टिंग क्या हुआ, और खासकर 1991 के बाद, 1991 के बाद क्या हुआ कि हम कृषि के बाद जो है सीधे सेवा सेक्टर पे ज्यादा हम शिफ्ट हो गए। इसी के कारण हुआ कि सेवा सेक्टर में हमको जॉब्स तो मिले। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंकिंग आता है, टेलीकॉम्स आता है, लॉजिस्टिक्स आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्विस सेक्टर में शामिल होते हैं, जैसे बीपीओज है, केपीओज है। तो वहां पे जॉब्स क्रिएशंस तो हुए, लेकिन वहां पे जॉब किसको मिलेंगे, जो स्किल्ड होंगे,
ठीक है, जो काफी हाईली क्वालिफाइड होंगे, जैसे एमबीए होंगे, बीटेक होंगे, बीसीए होंगे, या कंप्यूटर का अच्छा सा ज्ञान करते होंगे या रखते होंगे, तो सेवा सेक्टर में उनको जॉब मिल सकता है। लेकिन उद्योग में क्या होता है कि लार्ज स्केल पे चूंकि वस्तुओं का निर्माण होता है, तो लार्ज स्केल पे वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे भारी उद्योग भी उसमें शामिल होता है, तो उसमें बहुत भारी वर्क फोर्स की जरूरत होती है। तो हमारे आबादी का जो मैक्सिमम पार्ट है या तो कृषि में इन्वॉल्व है, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, और जो पढ़ी लिखी है वो सर्विस में इन्वॉल्व है, जो बची खुची उद्योग में। लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है, अगर मान लीजिए कि मारुति की फैक्ट्री बनी है मानेसर में, तो वहाँ हजारों लोगों को रोजगार दिया गया है। उसी प्रकार से अगर और भी फैक्ट्रियां बनती हैं और भी विनिर्माण उद्योग का स्थापना होता है, तो जाहिर सी बात है कि उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लार्ज स्केल में वस्तु का निर्माण होने से क्या होगा कि लार्ज स्केल पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। जब रोजगार मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगी। तो इसीलिए जो है हमारे बजट में इसको राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है क्या एक्चुअली। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। ठीक है, मतलब तीनों सेक्टर को यह कवर करेगा। छोटे उद्योग मतलब सूक्ष्म उद्योग, मध्यम जो मिड साइज के होते हैं, और बड़े उद्योग जैसे हेवी इंडस्ट्री होते हैं, जहां पर बड़े बड़े मशीनों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि क्रेन है और भी बड़े बड़े, जैसे पुल का निर्माण होता है, पुल में बड़े बड़े क्रेनों को लगाया जाता है, या रेलवे का पुल बनता है, रेलवे की पटरियां बनती है, तो उसमें क्रेन का यूज होता है। तो इस प्रकार के जो हेवी इंडस्ट्री हो, क्रेन तो हल्का फुल्का इंडस्ट्री बनाएगा नहीं या छोटा इंडस्ट्री बनाएगा नहीं, तो क्रेन का जो निर्माण करेगा वो बड़ा उद्योग में आ जाएगा। मध्यम उद्योग जो छोटे छोटे मशीन कल पुर्जे बनाते हैं। सूक्ष्म उद्योग वो हो गए जैसे नट बोल्ट हो गया, जो छोटे छोटे चीजों के लिए वो उनका स्थापना की जाती है। क्योंकि तीनों का अपना अपना महत्व है। जहां पे सुई की जरूरत है वहां पे आप तलवार से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीनों का अपना अपना महत्व, अपने अपने एरिया में महत्व है, इसलिए इसमें तीनों पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगला है इसका उद्देश्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के लिए व्यापक नीति समर्थन, निष्पादन रोडमैप और एक शासन ढांचा प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के समर्थन के लिए नीति समर्थन बनाना है, और एक निष्पादन रोड पर एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए, ताकि हम मतलब उसमें रोड मैप वो होता है जिसमें हमारा एक लक्ष्य निर्धारण होता है कि हम इतना लक्ष्य अभी प्राप्त करेंगे, इतना लक्ष्य आगे प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना रोड मैप के इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए एक शासन ढांचा भी होना चाहिए, विनियामक होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि हम केवल ये ना बना दे कि राष्ट्रीय विनिर्माण हम मिशन बना दिए और केवल मिशन बना के हम बैठ गए, लेकिन इसको हम एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत स्थापित करेंगे, तभी हम इसके लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन एक महत्वपूर्ण घटक स्वच्छ तकनीक विनिर्माण पर इसका ध्यान केंद्रित करना। अब इस लाइन को आप लोग समझिए, स्वच्छ तकनीक विनिर्माण। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी उद्योग है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, पोल्यूशन होने से क्या कारण होता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल भी बन रहे हैं कि आप जो है स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, भारत भी ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। संक्षेप में समझ लीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि स्वच्छ तकनीक निर्माण का मतलब हुआ कि ऐसा तकनीक का निर्माण करे जो विनिर्माण में उद्योग को इन्वॉल्व करे, लेकिन उससे जो पोल्यूशन होता है वो कम से कम फैले। ठीक है, उससे जो कार्बन जो उत्पादन होता है वो कम से कम उत्पादन हो। इसलिए स्वच्छ जो है तकनीक इसमें इस्तेमाल करने की बात की गई है, ताकि जो भारत का ऊर्जा लक्ष्य है नेट जीरो 2070 में प्राप्त करने का, उसकी तरफ भी भारत अग्रसर हो। ठीक है, अगला क्या है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर्स और पवन टरबाइन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। आपको पता है कि जो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जितनी भी चीजें पीवी सेल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उस ज्यादातर हम इन सेलों का जो है आयात करते हैं। तो आयात करने से क्या होता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी जाता है। तो इसीलिए हमको इस मिशन के तहत ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं का निर्माण कर पाए। ऐसी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए इसमें, इसलिए इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, और उसके लिए घरेलू मूल्य संवर्धन भी होगा, मतलब उसको इस तरीके से मूल्य क्या किया जाएगा ताकि वो जस्टिफाइड हो। ठीक है, इन प्रौद्योगिकियों में निवेश करके मिशन भारत को स्वच्छ और टिकाऊ विनिर्माण में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। ठीक है,
मतलब एक तो स्वच्छ हो और दूसरा टिकाऊ भी हो। इसका उद्देश्य ये है। स्वच्छ कैसे होगा? जब ये कार्बन का कम उत्सर्जन करेगा। ठीक है, कार्बन का कम उत्सर्जन करेगा। काम का कम कर्म कम उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा कि ये स्वच्छ होगा। इसीलिए ऐसी तकनीक का इसमें इस्तेमाल करने की बात की गई है। हाँ? ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने की बात की गई है जिसमें कार्बन का कम उत्सर्जन हो। उसी प्रकार टिकाऊ कैसे होगा? टिकाऊ तब होगा जब उसमें क्वालिटी दी जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें क्वालिटी की भी बात की गई है। कोई वस्तु क्यों टिकाऊ होगा? जब उसमें आप क्वालिटी दोगे। क्वालिटी नहीं दोगे तो टिकाऊ कैसे होगा? इसलिए टिकाऊ की ये बात कर रहा है। ठीक है, अब टिकाऊ होगा जैसे मान लीजिए कि ऐसे आप उदाहरण से समझिए कि बहुत सारे चाइनीज सामान होते हैं। ठीक है, उनमें टिकाऊपन का अभाव पाया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका का सामान हो या जापान का सामान हो या मेक इन इंडिया के तहत ही हम ऐसा सामान बनाएं जो ये दोनों पॉइंट पे वो सही तरीके से सही उतरे इस मानदंड पे। ठीक है, आप जो है अगर कोई सामान खरीदते हैं, एप्पल का सामान क्यों बिकता है? एप्पल का सामान या आईफोन क्यों बिकता है? क्यों वो टिकाऊ है। और एप्पल का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। तो वो इस तरह का वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, इस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र उसने अमेरिका ने अपने यहाँ बनाया है ताकि वो टिकाऊ चीजों का विकास हो सके। टिकाऊ होगा तो आदमी अपने आप खरीदेंगे, लोग मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे आईफोन आते ही कैसे लोग खरीदने के लिए जो है लाइन लगा देते हैं लंबी, क्योंकि इन्वेस्ट ऐसे जगह पर होता है जहां टिकाऊ होगा। वो अगर आप 1 लाख रुपए आईफोन में लगाते हैं तो आपको रिटर्न देगा, वो लॉन्ग टर्म चलेगा, हैंग नहीं करेगा, इसलिए आईफोन बिकता है। ठीक है, यही यहां उदाहरण देने का मतलब यही था। ठीक है, अब देखिए मिशन के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है। ठीक है, मिशन औद्योगिक विकास को गति देने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता देगा। ठीक है, देखिए एक क्या है कि औद्योगिक विकास को गति देगा। अगर हमारा विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली औद्योगिक विकास को गति मिलेगा। इसका मतलब कि हमारा क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होने से क्या हुआ है कि औद्योगिक विकास उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो इसलिए विनिर्माण क्षेत्र पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली औद्योगिक विकास होगा। और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड के लेवल पे जो कंपटीशन है उस लेवल पे भी भारत को ले आना है। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि हम लोग चिप, सिंपल चिप के उदाहरण से समझिए, जो चिप जो छोटा सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई किस पे डिपेंडेंट होता है? चिप पे डिपेंडेंट होता है। इसमें जितना ज्यादा शक्तिशाली आपका चिप होगा उतना ज्यादा है एआई आपका काम करेगा सही। तो आप चिप का आयात कहां से करते हैं? ताइवान से करते हैं ना, कुछ चाइना से करते हैं। ठीक है, तो आप एआई में मान लीजिए कि अभी यूएस इसमें लीडर है, दूसरा आप चाइना बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भारत भी अभी बजट में घोषणा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक आर्टिफिशियल फंड भी बनाया गया भारत में। ठीक है, तो उस फंड के तहत जो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम करेंगे उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम चिप जो है चिप के लिए हम डिपेंडेंसी कहां पे है? दूसरे देशों पे है। तो हम अगर अपने यहीं चिप बना पाएंगे और वो भी उसका लेवल वर्ल्ड लेवल पे अच्छा चिप का निर्माण कर पाएंगे, ज्यादा शक्तिशाली चिप का। चिप क्या है? एक नैनो तकनीक है। छोटे से चिप में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को भरने की क्षमता, कैपेबिलिटीज होती है, तो नैनो तकनीक है। नैनो तकनीक यही होता है कि एक छोटे से छोटे चीज में ज्यादा से ज्यादा चीजों का आप भंडारण कर पाए। तो अगर वो अच्छा हम क्वालिटी चिप बना पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एक तो एआई पे जो खर्च होगा वो कम हो जाएगा और हम लोग वर्ल्ड के दूसरे देशों को भी निर्यात कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि हमारी प्रतिस्पर्धा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनी रहेगी। तो ये उदाहरण देकर मैं समझाया। ठीक है, व्यापार करने में आसानी और लागत। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भारत यहाँ व्यापार, भारत का ऐसा इकोसिस्टम है कि यहाँ पे काफी व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि 91 के बाद से काफी चीजें इजी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का जो सिस्टम है यूरोपियन कंट्रीज के तुलना में या अमेरिका की तुलना में बहुत ही सुस्त माना जाता है। इसलिए जो है इसमें ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि व्यापार करने में आसानी हो और लागत भी कम है। इसलिए नौकरशाही बाधाओं को कम करना, उद्योगों के लिए संचालन को अधिक लागत प्रभावी बनाना है। ठीक है, जगह जगह पे यहाँ पे क्या है कि नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी का इंटरवेंशन है,
इंटरफेरेंस है, सॉरी, तो उनके इंटरफेरेंस को भी कम करना है और लागत को भी कम करना है ताकि हम यहां पे टिक पाए। हमको कहां टिकना है? यहां पर, ठीक है। भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, उभरते उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है, कुशल कार्यबल तैयार करना है, एफिशिएंट, ठीक है। अब सिंपल सा इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, कुशल कार्यबल का रिक्वायरमेंट कैसे है। आप मान लीजिए कि एआई आया, एआई अभी चर्चा में, इसलिए एआई का हम उदाहरण बार बार दे रहे हैं। एआई आएगा तो अभी आप देखते होंगे कि जो एआई, जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसकी एक कोडिंग होती है, ठीक है। उस कोडिंग को आप भी कर सकते हैं। अब एआई में आप डाल देंगे जो जो वेबसाइट की आपका रिक्वायरमेंट है, खुद जो है आपका चैटजीपीटी उसका कोडिंग करके दे देगा। तो यहां पे क्या होगा कि जो मध्यम स्तर के जो लोग हैं, मध्यम स्तर के जो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी रोजगार जाने की संभावना है बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। तो अब यहां पे एआई में कौन पाएगा जॉब? जो काफी कुशल होगा, इनसे एक लेवल कुशल होगा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीकी पक्ष को ज्यादा से ज्यादा वो जानेगा, उसको यहां पे रोजगार आएगा। अब जैसा कि अभी आप जानते हैं कि भारत भी इसमें एआई में एक फंड लगाया है, भारत भी इसमें फंड अभी बजट में किया है। अगर यूएस की भी अगर आप बात करेंगे, उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूं, तो यूएस ने $500 बिलियन से ज्यादा का फंड लगाया है, घोषणा किया एआई के बनाने के लिए। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुशल होंगे तो भारत में भी जॉब मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपको यहाँ जॉब मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है मध्यम स्तर के जो लोग होंगे, जो जो केवल कोडिंग करना जानते होंगे, उनका जॉब जाने का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि बहुत सारे कोडिंग वो चैट जीपीटी कर ले रहा है, ठीक है। गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना, ठीक है। आप ये समझ पा रहे होंगे कि नवाचार, इनोवेशन और आर्थिक लचीलेपन, ठीक है। आर्थिक लचीलापन मतलब कि अगर कम बजट है तब भी उसमें आप काम करो, ज्यादा बजट है तब भी आप उसमें काम करो, हर कंडीशन के लिए आप तैयार रहो। नवाचार, नया नया इनोवेशन करो। ये नहीं कि इनोवेशन क्या हो रहा है कि अमेरिका में ही हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो इनोवेशन को भी बढ़ावा देने के लिए बात की गई है इस मिशन में, ठीक है। अब इनोवेशन भाई अमेरिका ने किया तभी तो आगे है, लीडर है। इनोवेशन का ये महत्व है। इनोवेशन पे मैंने आप लोगों का एक क्लास भी लिया था, जिसमें हमारा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत हम खर्च करते, कितना कम खर्च करते हैं बजट का? 0.3% शायद था। तो इतना कम खर्च करते हैं तो कहां से नवाचार होगा? ठीक है, मिशन में इसको वैल्यू दिया गया है, इसको बताया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत का शुरू से कमी रही है कि नवाचार तकनीक पे हम कम खर्च करते हैं। और हम इस अमेरिका अर्थव्यवस्था से अगर हमको कुछ सीखना है तो वहां से सीखे। चाइना भी इस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? केवल मिशन बना दे रहे हैं, लेकिन हम अपने खर्च को नहीं बढ़ाएंगे। खर्च नहीं करोगे तो इनोवेशन कहां से होगा? यहाँ पे R&D आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपने खर्च को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बजट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जो है नवाचार अच्छे से अच्छा नवाचार होगा। उद्योग में भी नवाचार होगा, साइंस में भी नवाचार होगा, स्टडी में भी नवाचार होगा, हर जगह नवाचार होगा। तब जाके यहाँ पे उस तरह की कंपनियां बन पाएंगी जो लाखों हजारों लोगों को नौकरियां देती हैं, ठीक है। उन्नत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, उत्पादन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकास और अपनाने को प्रोत्साहित करना। भाई वही बात कि आपकी प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, एफिशिएंट कब होखेंगे आप? जब आपका तकनीक जो है ज्यादा से ज्यादा कुशल होगा। तो उसकी भी बात इसमें की गई है कि हम तकनीकी विकास पर ध्यान देंगे ताकि हम अपने उत्पादकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानक विनिर्माण को बढ़ावा देना। अब वही बात कि हम क्वालिटी, कोई भी उत्पादन ऐसा नहीं बना दे कि कमजोर हो। मान लीजिए हम एक पेन भी बना रहे हैं तो टिकाऊ हो, ठीक है। अगर टिकाऊ नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्यों? तो इस तरह के वस्तु का निर्माण करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के तहत कि हम ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को बना सके, ताकि हम वर्ल्ड के अन्य क्षेत्रों से कंपटीशन कर पाए। तो इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन को इस बजट में घोषणा किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक से, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन देखिए,
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। कथन सही है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को यह मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाएगा। यह भी मैंने आपको बताया कि भाई मेक इन इंडिया इसीलिए बनाया ही गया था कि हम उद्योग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये मेक इन इंडिया को पुश करेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग का अपने भारत में ही विस्तार कर पाए। तो इसलिए यह भी कथन सही है। तीसरा क्या है? नवाचार और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना, यह भी हमने बताया। ठीक है, और चौथा क्या है? इस मिशन का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के लिए व्यापक नीति समर्थन, निष्पादन रोडमैप और एक शासन ढांचा प्रदान करना है। चारों कथन सही है, लेकिन अब आप यहां पे पढ़िए क्या है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक भी कथन जो असत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसलिए ध्यान से यहां पढ़ना है। हाँ, अक्सर यहां पे क्या करता है, स्किप होता है आदमी, माइंड मिस होता है। यहां पे ये वाला चीज हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ क्या कह रहा है। अब पता चला कि चारों हो गया तो आपको अरे यार क्या हो गया, इसमें तो ऑप्शन भी अजीब टाइप का दिया, यहाँ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यहाँ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अरे ये क्या हो गया, तो इस तरह से फिर दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ हम बार बार सब लोग कहते हैं, हम लोग के समय भी स्किप करते थे, हर कोई का माइंड होता है यहाँ स्किप करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कम सोडियम वाले नमक के विकल्प के लिए WHO की सिफारिश। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कम सोडियम वाला क्यों कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए कम सोडियम वाले नमक के विकल्प की सिफारिश करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। इसको लो सोडियम साल्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग, ये थोड़ा टेक्निकल है। नमक के सेवन पर WHO के नए दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देशों में नमक के सोडियम क्लोराइड को कम करने और इसे पोटेशियम क्लोराइड में बदलने का सुझाव दिया गया है। मतलब कि सोडियम क्लोराइड से जगह पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाए। नमक में क्या होता है कि NaCl होता है, NaCl की जगह क्या कह रहा है? KCl को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए सोडियम के सेवन को प्रतिदिन 2 ग्राम से कम तक सीमित करना है। आप समझ पा रहे हो कि सोडियम ज्यादा खाने से क्या होता है कि हृदय और रक्तचाप हो सकता है, तो उसको जो है 2 ग्राम से भी कम तक लाना है। ठीक है, यह सिफारिश केवल घरेलू टेबल नमक पर लागू होती है, पैकेज्ड रेस्टोरेंट के खाद्य पदार्थों पर नहीं। ये घरेलू मतलब घर में आप इसका प्रिकॉशन कीजिए ताकि आप हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से बच पाए। सोडियम का कम सेवन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बचे रहेंगे। ठीक है, इसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे और किडनी की समस्या वाले व्यक्ति या पोटेशियम को कुशलतापूर्वक उत्सर्जित करने में असमर्थ व्यक्ति शामिल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पोटेशियम अगर आप बढ़ा देंगे, पोटेशियम क्लोराइड बेस्ड नमक होगा, कहने का मतलब, तो वो क्या करेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है, या किडनी की जिसको समस्या है उसके भी नुकसानदेह हो सकता है, या अगर इसको किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो पोटेशियम को सही तरीके से उत्सर्जित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मना कर रहा है। ठीक है, अधिक नमक शरीर को कैसे प्रभावित करता है ये भी आप जान लीजिए कि अधिक नमक खाने से क्या होता है। नमक, बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि नमक और डालेंगे दाल में, सब्जी में और डालेंगे नमक, कि चलो भाई और थोड़ा मजा ले लिया जाए, जिसको नमक तेज खाने की आदत होती है उसका प्रतिफल भी आप देख सकते हैं। सोडियम रक्त प्रवाह में पानी को बनाए रखता है जिससे रक्तचाप बढ़ता है। ज्यादा सोडियम खाने से रक्त में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे रक्त वाहिकाओं में दबाव पड़ता है, इससे रक्तचाप बढ़ता है। सोच लीजिए, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम आप क्या खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, इसीलिए कह रहा है पोटेशियम बेस्ड नमक यूज करने के लिए WHO ने। हालांकि पोटेशियम को भी बोल रहा है कि किसके किसके लिए मना ही कर रहा है, जो ऑलरेडी जिनको जो है किडनी से संबंधी समस्या है, या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, अधिक नमक सेवन निम्न में योगदान देता है: उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और दिल के दौरे की जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। जो खाता है उसको मना भी कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस से धमनियां सख्त हो जाती हैं और रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है। रक्त प्रवाह सीमित होगा तो हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, संवहनी
कठोरता रक्त वाहिकाओं में लचीलापन कम कर देती है। अब ये क्या होता है कि लचीलापन को भी कम करता है, लचीलापन कम रहेगा, कठोर हो जाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है। पोटेशियम सोडियम के प्रभावों को संतुलित करने में मदद करता है और बेहतर संवहनी कार्य का समर्थन करता है। अब इसीलिए जो है पोटेशियम जो है सोडियम के प्रभावों को, अगर नमक में पोटेशियम यूज कर दिया जाए तो सोडियम के प्रभावों को संतुलित करेगा। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है तो पोटेशियम बेस्ड नमक को यूज किया जाए। ठीक है। अध्ययनों से पता चलता है कि नमक का सेवन कम करने से क्या फायदा होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी, सिस्टोल डिस्टोल क्या होता है। तो सिस्टोलिक रक्तचाप को क्या है 4 mmHg तक कम करता है और डायस्टोलिक रक्तचाप को 2 mmHg तक कम हो जाता है। अगर नमक आप कम खाएंगे तो इतने फायदे हैं। जब ये कम होंगे ऑटोमेटिकली आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। किडनी रोग और गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम को कम हो जाते हैं। अब समझिए कि कितना नमक कम खाने से फायदा है, ज्यादा खाने से ये नुकसान है। इन नुकसान को देखते हुए WHO ने ये बोला है। कम सोडियम वाले नमक को अपनाने में चुनौतियां क्या हैं भाई, अब ये भी जान लीजिए कि चुनौतियां क्या हैं। WHO ने तो बोल दिया, WHO को तो बोलना था, बोल दिया। उसके फायदों को देखते हुए और ज्यादा सोडियम वाले नमक खाने से नुकसान को देखते हुए। ठीक है। नियमित नमक की तुलना में अधिक लागत के कारण लो सोडियम साल्ट कम सुलभ है। अब सोचिए क्योंकि क्या है, अधिक लागत है, इसका कॉस्ट ज्यादा है। पहला कारण ये हो गया। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है जिसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब मान लीजिए हम आप उपभोक्ता हैं, हम लोग जाएंगे नमक खरीदने, तो नमक को ऐसा माना जाता है कि ठीक है नमक है, 25 रुपया 30 रुपया में मिलता है। अगर वो आप ये वाला नमक लो सोडियम साल्ट कहेगा कि लो सोडियम साल्ट आया है, इसका कीमत जो है 50 रुपया है, तो आप क्या कहेंगे कि यार क्या होता है लो सोडियम साल्ट। हम लोग तो हो सकता है जान रहे हैं, जो कॉमन पीपुल हैं वो कहेगा कि ये क्या होता है भाई, नमक क्या होता है। ठीक है। जो वैसे ही आप सोच सकते हैं जब बोरे में नमक लोग खाते थे, तो जब घेगा रोग लोगों को होने लगा, ठीक है, आयोडीन की कमी से, तो फिर ये नमक आया, पैकेट वाला नमक। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों आया, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ी कि बोरे वाली नमक नहीं खानी चाहिए, घेगा रोग हो रहा है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए जिससे घेगा रोग को रोका जा सकता है। और भारत ने बड़े लेवल पर उसका प्रचार किया, बड़े लेवल पर जागरूकता को फैलाया, सुलभ बनाया उसको, तो लोग अब खरीदने लगे। उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा कि सरकारी हस्तक्षेप इसलिए कह रहा है कि सरकारी हस्तक्षेप करेंगे तो जिस प्रकार से हम बोरे वाले नमक से जो है आयोडीन वाले नमक पे हम पहुंचे, उसी प्रकार से हम जो है लो सोडियम साल्ट पे पहुंचने के लिए ये सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। सरकारी नीतियों को लो सोडियम साल्ट के उपयोग को अनिवार्य बनाना चाहिए और उपभोक्ता जागरूकता के लिए स्पष्ट लेबलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अब अनिवार्य बनाना तो थोड़ा सा मतलब हमको नहीं लग रहा है कि मतलब अनिवार्य बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें एक सलाह दे दिया है, लेकिन उपभोक्ता जागरूकता किया जा सकता है लेबलिंग करके। कैसे हम लोग को पता चला कि जो है आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े स्तर पे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग को पता चला। कुछ हम लोग बड़े हुए तो पढ़ के पता चला, लेकिन ज्यादा हमको प्रचार प्रसार से ही पता चला, क्योंकि ऐड दूरदर्शन पे हम लोग जब छोटे थे तो दूरदर्शन पे इस तरह का ऐड आता था कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। ठीक है, उस समय दूरदर्शन ही था, अब तो बहुत सारे प्रचार के चैनल हैं। ठीक है। उच्च पोटेशियम सेवन के संभावित जोखिम भी हैं। अब मान लीजिए कि ज्यादा पोटेशियम वाला नमक खाएंगे तो उसके जोखिम को भी बताया गया, उस जोखिम को भी हम जान लेते हैं। हर कोई सुरक्षित रूप से पोटेशियम समृद्ध नमक का सेवन नहीं कर सकता, हालांकि शुरू में ही आया था, यहां भी जान लेते हैं। किडनी की बीमारी वाले व्यक्तियों को हाइपरकेलेमिया, रक्त में अतिरिक्त पोटेशियम का सामना करना पड़ सकता है। ये लिख लीजिए आप लोग, हाइपरकेलेमिया किसको कहते हैं। हाँ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनपेक्षित स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक करावन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मतलब कि अगर इसकी आवश्यकता हो तभी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम वाला नमक खाएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लो सोडियम साल्ट आप खाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है।
अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि दूसरे टॉपिक से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है? सोडियम रक्त प्रवाह में पानी को बनाए रखता है जिससे रक्तचाप बढ़ता है। कथन क्या है? सत्य है। दूसरा क्या है? पोटेशियम सोडियम के प्रभावों को संतुलित करने में मदद करता है और बेहतर संवहनी कार्य का समर्थन करता है। यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पे सत्य पूछ रहा है, तो सत्य क्या होगा? 1 और 2 दोनों, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। आ रही बात? बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। भारत में 4 नए रामसर स्थल। रामसर स्थल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, ये न्यूज में है। जो न्यूज में है वही कहा जाता है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो इसलिए जो चर्चा में उसको शामिल करना जरूरी है, ताकि आपके पर्चा में आने वाले समय में अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, हाल ही में 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई, जिससे देश में इनकी संख्या बढ़कर 89 हो गई है। इसका मतलब पहले 85 थी। ठीक है, 85 + 4 = 89। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि अब 89 रामसर स्थल हो गए। फैक्ट है, बिल्कुल दिमाग में बैठाया जा सकता है। इनमें से 2 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि तमिलनाडु के और 1 सिक्किम के और 1 झारखंड के हैं। मतलब कि 4 में से 2 क्या है? तमिलनाडु में स्थित है, 1 जो है सिक्किम में स्थित है और 1 झारखंड में स्थित है। अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से 4 हैं। सक्का रोको टई पक्षी अभयारण्य, ये ऐसा नाम होता है ना तमिल में कि इसका नाम है सक्का रोको टई पक्षी अभयारण्य और तीर्थ गल पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जो 2 हैं वो तमिलनाडु में है। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ऑडियो वीडियो में जो देखेंगे उनको स्पष्ट दिखना चाहिए। सक्का रा को टई, ये है एक, और ये है दूसरा है तीर्थ गल, तीर्थगल, तीर्थंगल, तीर्थंगल है, तीर्थंगल। तीर्थंगल जो है ये दोनों कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु में है। इनका नाम ऐसा है ना कि इसके बारे में हमको बताना जरूरी समझे। ये दोनों जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक जो है खेचे ओपरली वेटलैंड जो है वो सिक्किम में है, तथा एक जो है उधवा झील झारखंड में स्थित है। उधवा झील, उधवा, दुधवा कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, बिहार में नहीं है। तो ये उधवा है, ये याद करना आपको आसान हो जाएगा। सिक्किम में क्या है? खेचे ओपलरी है, और बाकी जो दोनों हैं ये मैंने नाम लिख दिया, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑनलाइन वाले या फिर जो वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे वो भी देख लेंगे, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में जो सक्का रोको टई पक्षी अभयारण्य जो है उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कहाँ अवस्थित है, क्या इसकी विशेषता है। जैसा इसमें बता रहा, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित, अब देख लीजिए, रामनाथपुरम जिले में स्थित पक्षी अभयारण्य 230.490 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका एरिया इतना है। कहाँ है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। इस पक्षी अभयारण्य में स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रे हेरोन, इग्रेट, कॉमन मैना, लिटिल कॉमरेंट आदि प्रजाति की पक्षियां हैं। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। हालांकि ऑनलाइन वाले या यूट्यूब पे जो देखेंगे इससे संबंधित हम पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य जो दूसरा तमिलनाडु में है, ये भी रामनाथपुरम जिले में है। यह अभयारण्य 29.290 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इस पक्षी अभयारण्य में पाए जाने वाली प्रजातियों में सफेद छाती वाला किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन और ब्राह्मणी काइट आदि हैं। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। अगर यूपीएससी में पूछ देगा कि ब्राह्मणी काइट कहाँ पाई जाता है पक्षी, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित तीर्थंगल। तीर्थंगल जो है कहाँ पे अवस्थित है?
तमिलनाडु में है। अभी रामसर स्थल कितने हो गए हमारे? 89। पहले कितने थे? ठीक है। अब खेचे ओपली वेटलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्किम राज्य के पश्चिम सिक्किम जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3.79 हेक्टेयर में फैला हुआ है, छोटा है। इस आर्द्रभूमि में ग्रेबे, कॉमन मॉर्गेन्स, कॉमरेंट, टफ्टेड डक, व्हाइट वेस्टेड वाटर हैन, क्रेन ब्राउन आदि प्रजातियां पाई जाते हैं। थोड़ा टफ है, बट अगर आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उधवा झील के बारे में आप जान लीजिए। यह झारखंड के साहबगंज जिले में है। यह पूर्वी भारत का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पूर्वी भारत, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में कौन कौन आता है? बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है। ठीक है, तो पूर्वी भारत का एक मात्र जो है पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, यह हाउस स्विफ्ट, ब्राह्मणी पतंग, फिशिंग ईगल, ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल स्वैम हेन, बुली नेक्स्ट स्क्रॉक आदि प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां। ठीक है, आ रही बात। रामसर साइट में 20 वेटलैंड के साथ तमिलनाडु शीर्ष पे। अब ये भी आप लोग जान लीजिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो 89 रामसर स्थल है उसमें से 20 कहाँ है? तमिलनाडु में है। हाँ, अकेले तमिलनाडु में, इसलिए सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, इसके साथ ही रामसर स्थल 20 वेटलैंड के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि 10 वेटलैंड के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। ठीक है, 10 वेटलैंड के साथ जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। 10 वेटलैंड्स जो है 10 वेटलैंड्स जो है 10 वेटलैंड्स जो है, बंद करो भाई। 10 वेटलैंड्स जो है उत्तर प्रदेश में है, और इस प्रकार जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है हमारा क्वेश्चंस जो है देख लीजिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सकरा कोटई पक्षी अभयारण्य और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है उधवा झील बिहार में स्थित है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये गलत है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल एक है, इसलिए आंसर ए होगा। अभी भूल जा रहे हो भाई? हाँ, ये तो इस तरह का सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और तीर्थंगल, इतना नाम से ही तीर्थंगल तो ऐसे भी पकड़ में आ जा रहा है कि साउथ इंडियन नेम है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये दोनों में लिखा था स्पेसिकली। ठीक है, ताकि याद हो जाए आपको। ये तो करते समय ही आपको याद हो जाना चाहिए कि ये, और ये ऐसा नाम है उधवा झील, जानबूझ के मैं लिखा कि बिहार में स्थित है, ताकि आप उसमें जो गलत है उसको आप पकड़ पाइए। ठीक है, अब देखिए चौथा हमारा जो न्यूज है, या चौथा हमारा जो टॉपिक है, मैंग्रोव और उसका महत्व। मैंग्रोव और उनका महत्व। ठीक है, मैंग्रोव एक पेड़ होता है, आप लोग जानते ही होंगे, जो खारे पानी में होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है। शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सुंदरबन मैंग्रोव की पर्यावरणीय तनाव से कुछ सप्ताह के भीतर उबरने की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला है। मतलब ये एक अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन में ये बताया गया है कि जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं, अगर इन्वायरमेंटल कुछ उन पे डिफेक्ट आता है तो उससे वो उबर भी सकते हैं कुछ सप्ताह में। उनके अंदर ऐसी खुद की ऐसी कैपेबिलिटीज होती है। तो देखेंगे हम इसमें कि कौन सी उस कैपेबिलिटीज है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि मैंग्रोव और उसके महत्व क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। मैंग्रोव वे पेड़ हैं जो समुद्र के पास खारे पानी में उगते हैं। वे अनोखे हैं क्योंकि ज्यादातर पेड़ ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है, क्योंकि समुद्र के पास खारे पेड़ों में भी, खारे जल में भी ये उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, यह सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये जो पेड़ है, जो डेल्टा हमारा, जो सुंदरबन का डेल्टा है, उसके बारे में बात हो रही है। उन्हें नदियों में ताजा पानी और बंगाल की खाड़ी से खारा पानी दोनों मिलता है। ठीक है, वो ऐसा मुहाना है कि बंगाल की खाड़ी का जो खारा पानी है और नदियों का जो मुहाना, गंगा भी वहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ताजा पानी भी वहां मिल जाता है। ठीक है, मैंग्रोव क्यों महत्वपूर्ण है?
वे प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करके चक्रवातों और तूफानों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे चक्रवात आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पास है। आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, इनकी अवस्थिति क्या है, बंगाल की खाड़ी के पास ये अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि फलना चक्रवात आ गया, ये चक्रवात आ गया, ये चक्रवात आएगा तो वहां खाली कराई जाती है आबादी। तो उससे ये जो प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करता है, उनका स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, वे बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन और एस्टुरिन मगरमच्छ जैसे दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों के लिए घर प्रदान करते हैं। अब ये आप जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। ये दुर्लभ प्रजाति है एस्टुरिन मगरमच्छ। आप लोग नेट पे देख लीजिएगा कि एस्टुरिन मगरमच्छ क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, जरूर पूछ सकता है, या कभी पूछा भी होगा। इरावदी डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया कई बार। हाँ, ये कई बार पूछा गया है। और बंगाल टाइगर के बारे में तो वेल नोन है। इरावदी डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही आप लोग को रिसर्च करके इसके बारे में बता दूंगा कि एस्टुरिन मगरमच्छ दुर्लभ, तो यहाँ तो एक लाइन लिख दिया कि दुर्लभ है, लुप्त प्राय है, लेकिन क्या इसकी अवस्थिति है, क्या किस तरीके की कितनी जनसंख्या है, हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। वे भारत के पूर्वी तट पर 90% जलीय प्रजातियों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा ये इनका महत्व है मैंग्रोव का। मैंग्रोव जो पेड़ है हमारे जो सुंदरबन के डेल्टा में, उसका कितना महत्व है। वे नियमित वनों की तुलना में 5 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है। अब सोच लीजिए ये कितना 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 इनकी उपलब्धि है, कितना इनका जो है महत्व है। ये जो है कार्बन को भी अवशोषित करते हैं। कार्बन अवशोषित करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कम होगा। ये क्या है कि इन्वायरमेंट रक्षक भी हैं। अध्ययन के निष्कर्ष के बारे में आप जान लेते हैं कि अध्ययन में क्या आया और क्यों कहा कि वो जो है जो इन्वायरमेंट पे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उस एडवर्स इफेक्ट से मैंग्रोव जो वन होते हैं या मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं अपने आप उससे उससे उबर सकते हैं कुछ सप्ताह के भीतर ही। तो उस अध्ययन के निष्कर्ष में ये आया है, तो उस देखते हैं कि क्या आया है। खराब मौसम की घटनाओं के बाद भी मैंग्रोव 1-2 सप्ताह के भीतर वापस आ गए। ठीक है, इस अध्ययन में पहला निष्कर्ष निकला। उन्होंने स्थिर उत्पादकता बनाए रखी, भले ही प्रदूषण पानी में उपलब्ध पोषक तत्वों को कम कर रहा था। उन्होंने स्थिर उत्पादकता बनाए रखी, मतलब प्रदूषण का भी उन पे असर नहीं होता है। जैसा कि उनका एक क्षमता ही है कि वो कार्बन को सोख लेते हैं, ठीक है, 5 गुना। जब इतनी क्षमता है तो उन पर प्रदूषण का क्या असर पड़ेगा। मैंग्रोव के लिए जल प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या। वैज्ञानिकों ने रेड फील्ड अनुपात क्या होता है, मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का संतुलन मापा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जल प्रदूषण बड़ी हुई समस्या है। अब वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वहां पर रेड फील्ड अनुपात को नापा। अब देख लीजिए, आदर्श रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, NH/pH का अनुपात 16:1 होना चाहिए। ठीक है, जो अनुपात नापा मिट्टी में रेड फील्ड अनुपात। हालांकि 2015 तक अनुपात बढ़कर 75:1 हो गया, लगभग 5 गुना अधिक हो गया। इसका मतलब है कि नाइट्रेट बढ़ गए जबकि आवश्यक फास्फेटस कम हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसका। नाइट्रेट मतलब प्रदूषण से बढ़ गए। मैंग्रोव अपने आसपास के वातावरण के साथ अपने तनाव के आधार पर बातचीत करने के तरीकों को बदल लेते हैं। मैंग्रोव पेड़ अपने आप में वार्ता करते हैं, तरीके बदल लेते हैं तनाव के आधार पर। वे पिछले तनाव की घटनाओं को याद करते हैं, जैसे कि उन्होंने चक्रवात पर कैसे प्रतिक्रिया दी और भविष्य में बेहतर प्रतिक्रिया करने में मदद करने के लिए इस स्मृति को संग्रहित करते हैं। मतलब कि अपने में जो उनके लिए एडवर्स इफेक्ट आता है उससे अपने दौरान जो है बातचीत भी करते हैं। बातचीत करने के साथ साथ जो पिछला चक्रवात आया उसको स्मृति में रखते भी हैं, और ये स्मृति उनके लिए ये जो है जो चुनौती बाद में जो आती है उससे लड़ने के लिए क्षमता भी प्रदान करता है कि वो उस समय किस प्रकार से उसको प्रतिक्रिया प्रदान किए थे। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, मान लीजिए चलते समय रास्ता कभी बचपन में गड्ढा में पैर पड़ गया होगा, तो फिर आपको बाद में ध्यान रहता है कि हमको चलते समय देखना है कि रास्ता में कहीं गड्ढा ना हो जाए। आपका स्मृति में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में जाके वो सेट हो जाता है कि हमको जो है इस गड्ढे में पैर नहीं रखना चाहिए या नाली में पैर नहीं रखना चाहिए, हमारा पैर टूट जाएगा। या मान लीजिए मैं ऊंचा पे खड़ा हूँ, नीचे देख के उतरूंगा, अचानक से नहीं उतरूंगा, या उतरूंगा बिना देखे भी
तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं सेट है कि हमको इस स्पीड से उतरना है। सिंपल, जब आप मेट्रो में चढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी या जो मनुष्य का दिमाग होता है या जिस भी सजीव का दिमाग होता है किस तरीके से काम कर रहा होता है। जब आप मेट्रो में चढ़ते हैं, जब सीढ़ी चढ़ने वाली जो ऑटोमेटिक जो सीढ़ी है, तो उस पर जब आप चढ़ते हैं, जब वो रुकी रहती है, तब आप उस पर चढ़ के देखिए, उसी स्पीड से आप चढ़ते हैं या उसी तरीके से आपके शरीर में संतुलन होता है। जब वो रुकी हुई रहती है तब भी आप उसी तरीके से आपका शरीर जो प्रतिक्रिया देता है, तब पता चलता है कि नहीं ये तो रुका हुआ है। मैं इस चीज का वो किया हूं, अनुभव किया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस क्षमता को लिंक स्ट्रेंथ एंड मेमोरी कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए, क्या कहा जाता है इस क्षमता को? लिंक स्ट्रेंथ एंड मेमोरी कहा जाता है। उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। ये इससे निष्कर्ष निकला है, जिस निष्कर्ष के आधार पर यह अध्ययन कहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी 1 से 2 हफ्ते के बीच में मैंग्रोव जो 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 पेड़ होते हैं वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैंग्रोव ये वे पेड़ हैं जो समुद्र के पास खारे पानी में उगते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, कथन सही है। वे प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करके चक्रवातों और तूफानों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। ये भी सही है। तो अब दोनों कथन सही, तो असत्य कौन है? कोई नहीं, न तो 1 न तो 2, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ असत्य कह रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बारीकी से ध्यान रखना है, खाली यही पढ़ते हुए फट से यहाँ नहीं आ जाना है। होता है आदमी हड़बड़ा जाता है कि यार ये तो बड़ा, अभी हम पढ़े थे, हमको बहुत सही समझ में आ गया तुरंत, जो इसको इसका तो सब दोनों सही, मारो फट से सी, पता चला यहाँ क्वेश्चन है जो है असत्य पूछ दिया, तो आपका क्वेश्चन असत्य हो गया, गलत हो गया। ये दिक्कत आती है, सबके साथ आती है, इसलिए प्रैक्टिस करने से आदमी को इससे बच जाता है। हमारा जो 5वां टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक है, भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। ठीक है, एक्चुअल न्यूज है, जान लेते हैं। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में भारत की बाघों की आबादी में 30% की वृद्धि हुई है और यह इनकी संख्या 3600 से अधिक हो गई है। अब यह भी आप लोग जान लीजिए कि भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या 3600 से अधिक है। मोटा मोटी एक संख्या दिया है, अब एग्जैक्ट संख्या लेकिन 3600 से अधिक है, इतना तो तय है। ठीक है, अध्ययन के निष्कर्षों में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे कई कारण हैं जिनके कारण यह वृद्धि देखी गई है। जैसे प्रभावी संरक्षण रणनीतियां। हम शुरू में ही जब शुरू किए थे न्यूज बताना कि कौन कौन सा न्यूज हम पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कि जब हम ये टॉपिक करेंगे तो इसमें हम संरक्षण करने की जो रणनीति है या भारत सरकार की कौन सी रणनीति थी जिस वजह से बाघों की आबादी में 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें से एक है प्रभावी संरक्षण रणनीतियां। भारत ने भूमि साझाकरण, जहां बाघ मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, और भूमि बचत, मानव हस्तक्षेप के बिना संरक्षित क्षेत्र को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण को लागू किया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? भूमि साझाकरण, ठीक है। 85% प्रजनन करने वाले बाघ इस संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो बाघ प्रजनन के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। इस तरह से जगह का निर्माण किया जो साझाकरण पर निर्धारित हो, जहां पे मनुष्य नहीं रहे, ठीक है, लेकिन वो जमीन जो है उनको इजिली उपलब्ध हो, जहां पे जो बाघ खुशी खुशी प्रजनन कर पाए। तो इसी क्षेत्र में 85% जो प्रजनन करने वाले बाघ हैं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, विधायी संरक्षण क्या किया गया? मजबूत कानूनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल है, अब जान लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बाघों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऐसा नहीं कि अब बाघ का आप शिकार कर लेंगे और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपको छोड़ देगी। एकदम बाघ का खाल पकड़ाता है तो कैसे पकड़े जाते हैं लोग। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत होता है? वन संरक्षण अधिनियम के तहत। जान लीजिए, वन संरक्षण अधिनियम बाघों के आवास को, विनाश को रोकता है। अब बाघ के आवास को भी आप जो है जाके उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, उसके तहत उनको वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA संरक्षण प्रयासों की देखरेख करने वाला एक समर्पित निकाय है। एक इस तरह का समर्पित संस्था भी बनाया गया, समर्पित बॉडी भी बनाया गया है जो इनके संरक्षण के प्रयासों को देखरेख करती है। उस संस्था का क्या नाम है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। बेहतर आर्थिक स्थिति, जंगलों पर कम निर्भरता वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। मतलब कि बेहतर आर्थिक स्थिति वाले क्षेत्र, जहां पे आर्थिक स्थिति
अच्छी है जो कि जंगल से लकड़ी नहीं काटने पर निर्भर हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बाघ निवास करते हैं, तो वहाँ के जंगलों को ही काट के लकड़ियों को बेच के लोग खा जाते हैं, अगर उस वहाँ की स्थिति आर्थिक, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बेहतर आर्थिक स्थिति और जंगलों पर कम निर्भरता वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वहां के लोग जंगलों को काटेंगे नहीं, जंगलों को काटेंगे नहीं तो उनके लिए जो है, जो उनका प्राकृतिक आवास है वो रहेगा, तो प्राकृतिक आवास रहेगा तो प्रजनन करेंगे, प्रजनन करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, उसी तरह हालांकि गरीबी सशस्त्र संघर्ष जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में, भाई गरीबी है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी है, सशस्त्र संघर्ष मतलब कि वहां पे जैसे कहा जाता है ये नक्सलवाद है, नक्सलिज्म है, और आवास विनाश के कुछ क्षेत्रों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। ठीक है, मतलब कि जहां पे गरीबी है या सशस्त्र संघर्ष है जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड, और जहां पे आवास, प्राकृतिक आवास को भी मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण विनाश हो गया, तो वहां की आबादी घट गई उस एरिया में। ठीक है, भविष्य की चुनौतियां और सिफारिशें, संरक्षित क्षेत्रों और गलियारों का विस्तार कीजिए। ठीक है, ताकि बाघों की आबादी को बनाया मतलब एक लेवल के बाद उनकी वृद्धि भी हो और जो संख्या उसको सुरक्षित भी किया जा सके। ठीक है, आवास विनाश और सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1,57,000 वर्ग किलोमीटर का संभावित बाघ आवास खाली पड़ा है। संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने और आवास गलियारे बनाने से बाघ क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से घूमने में मदद मिल सकती है। जो ये से क्षेत्र जो खाली पड़ा इतना वर्ग किलोमीटर, वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण है। तो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता उस क्षेत्र में प्रदान की जानी चाहिए ताकि जो ये क्षेत्र है इतने वर्ग किलोमीटर का, उसको संरक्षित किया जा सके और बाघ उसमें विचरण कर सके और अपने संख्या को मेंटेन कर सके। ठीक है, शिकार विरोधी प्रयासों को मजबूत करना, मतलब कि आप देखते होंगे कि बहुत रोक होने के बाद भी वन्य जीवन अधिनियम संरक्षण के द्वारा संरक्षण दिए जाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी जाके बाघों का शिकार करते हैं। ठीक है, चोरी छुपे, और उनके खाल को बेचने का कारण करते हैं, ठीक, बेच देते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे उनका बाघों की संख्या में कमी आती है। तो ये शिकार का जो है उसको रोकने का मजबूत प्रयास करना जरूरी है। उसके लिए क्या होगा कि निगरानी और कानून प्रवर्तन बढ़ाने से बाघों के अवैध शिकार को रोकने में मदद मिल सकती है। मतलब एक तो निगरानी कीजिए जो शिकार करते हैं, और कानून प्रवर्तन मतलब जो पकड़े गए उनको सही सजा भी दीजिए। ये नहीं कि पकड़ के पैसा लेके छोड़ दिए धीरे से, नहीं होता है ना, व्यवहार में तो यही होता है भारत में कि भाई कोई अपराध करते पकड़ा गया, जब तक कि लोगों को पता नहीं है उसको धीरे से पैसा लेके छोड़ दो, नहीं, वो नहीं करना है, मजबूत प्रवर्तन होना चाहिए। ठीक है, समुदायों के लिए अस्थायी आजीविका, बाघ आवासों के पास रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करने से वनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो सकते हैं। अब ये सोचिए, ये आप लोग को आंसर में भी आ सकता है मेंस में। ठीक है, कि कैसे जो है हम जो है जो बाघों की संख्या को मेंटेन करने संबंधी कौन सी चुनौती है, उनके आवास से संबंधित कौन सी चुनौती है। तो एक तो आप बताते हैं कि जो है मानव अब वन्य जीव संघर्ष होता है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि उनके आवास क्षेत्र के आसपास, जंगली क्षेत्र के आसपास वैसे लोग रहते हैं जो जीविका उनके पास नहीं होती है। जीविका नहीं होने के कारण क्या करते हैं कि वो जंगल ही काट डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि मनुष्य और वन्य जीव में संघर्ष होने की संभावना होती है। भाई आपका घर कोई तोड़ेगा तो आप क्या करोगे? आप अटैक करोगे ना। जैसे मान लीजिए कि आप ही को आके कह दिया कि घर तोड़ेंगे हम, तो कैसे लाठी डंडा लेके लोग निकल जाते हैं। तो संघर्ष होता है, तो या तो आप पकड़े जाएंगे या तो वो भागेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो सकता है ये चीजें। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि उनको सही आजीविका प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, मानव बाघ संघर्ष प्रबंधन में सुधार, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया दल बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को रोकने में मदद कर सकते हैं, जिससे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एरिया जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र है, और इस तरह का चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए कि अगर कहीं बाघ दिखा गया तो पहले ही हम उसको बता दें कि इस एरिया में बाघ घूम रहा है, आप उस एरिया में न जाएं। ठीक है, लोगों के पास तुरंत सूचना पहुंच जाए किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो वो माध्यम सरकार बनाए, आजकल तो इंटरनेट भी हो गया, उसके माध्यम से बता सकता है, घोषणा करके बता सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस प्रणालियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को समय रहते पता चल जाए और दोनों के बीच संघर्ष ना हो।
संघर्ष होता है तो दोनों पक्षों का नुकसान होने की संभावना रहती है। आपके पास हथियार है, मनुष्य तो दिमाग वाला व्यक्ति है, वो हथियार भी लेके चलता है, पता चला बाघ अटैक किया, गोली मार दिया, बाघ खत्म। तो बाघ की संख्या उससे भी घट रही थी, वो भाग्यवश बढ़ने लगी, तो क्या हो जाएगा कि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज बन सकता है आने वाले समय में, अगर उसको संरक्षित नहीं किया गया तो। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है। हट गई क्या? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक और संवैधानिक बारे में जानते हैं आप लोग? बताइए। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आया है वैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय, इस तरह के अंतरों को आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, मैं कई क्लास में बता भी चुका हूं लेकिन फिर बता रहा हूं। संवैधानिक निकाय, यहाँ तो बोल दिया कि वैधानिक निकाय है और आप रट लेंगे, लेकिन कभी आपको पूछ दिया कि वैधानिक निकाय संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अंतर पता होना चाहिए, स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए। देखिए, वैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनके बारे में हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, अलग से विधान बना के उसका गठन किया गया है। हाँ, संशोधन नहीं, अलग से संविधान के बाहर से कानून बनाकर उनके लिए एक प्रबंध किया गया है, उनका गठन किया गया, वो वैधानिक कानून तो बनाना पड़ा लेकिन संविधान में उनके बारे में वर्णन नहीं है। वैसी संस्था जिसके बारे में संविधान में पहले से ही वर्णन है वो संवैधानिक होते हैं, या संविधान में पहले से ही उपबंध है। जैसे चुनाव आयोग, ठीक है, 324 में चुनाव आयोग के बारे में पहले ही बताया गया, आर्टिकल 324 में, इसलिए चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। और जो अलग से विधान बना के किसी निकाय का गठन किया जाता है जिसका संविधान में पहले से उपबंध नहीं है उसके बारे में, तो वो निकाय वैधानिक निकाय हो जाता है। इसलिए इसको अलग से कानून बना के इसको वैधानिक संस्था दिया गया होगा, इसलिए इसको वैधानिक निकाय कह रहा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अंतर। तो ये एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। वही बात जो मैं बोला, ये संविधान के तहत, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है, ना ही संविधान में इसके बारे में उपबंध है, अलग से कानून बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको बनाया गया, इसलिए इसको वैधानिक निकाय कहा गया है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके। अब मान लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि बाघों को संरक्षण प्रदान करना। अब उसकी देखरेख कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना कि मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर का वैधानिक अधिकार है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, तो कौन उसकी देखरेख करेगा? ये करेगा, ये संस्था करेगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। हमारे संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में केंद्र राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना। अब चूंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, यूनियन है, ठीक है, एक संघ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो सरकार होती है। तो उन दोनों सरकारों के बीच में जो है एक मोमेंडा ऑफ स्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन भी कराना, और अगर इस तरह के क्षेत्र बाघ अभयारण्य है तो वहां पे दोनों की जवाबदेही को सुनिश्चित कराना। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? बाघ अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों को संबोधित करना, यह भी काम करता है। आजीविका, जैसा कि बार बार आ रहा था कि उनकी आजीविका को सुरक्षित किया ना जाना चाहिए, जो उसके आसपास रहते हैं, जो आबादी, बाघ अभयारण्य के आसपास जो आबादी रहती है, उनकी आजीविका के लिए भी प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि वहां जाके लकड़ी ना काटे, जंगल में उनका इंटरफेरेंस ना हो। तो उनके हितों का ध्यान भी यह संस्था रखती है, ये बॉडी रखती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसका नाम है। मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भी है। पहला कथन क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। अब यहां पे आपको कभी कभी यहां पे पूछ सकता है कि संवैधानिक निकाय है। अगर पूछ देगा तो क्या कहेंगे आप? कथन गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय। इसलिए बहुत वर्ड पढ़ना है आपको, लाइन नहीं पढ़ना है। यूपीएससी के क्वेश्चन के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, तभी आप कर पाएंगे। आपको तो लगेगा यार ये तो हम पढ़े थे, आप संवैधानिक वैधानिक पे ध्यान नहीं देंगे, होता है, स्किप करता है आदमी। तो इसलिए
यहाँ पे मैं आपको बताया, इस तरह की गलतियां करते हैं लोग। बाद में जब चेक होता है आप उसको सही मान के चलते हो, तो ये बहुत सिली मिस्टेक है वैधानिक और संवैधानिक। इसलिए मैं आपको बता दिया अंतर। बहुत लोग एक ही समझते हैं कि दोनों तो एक ही है, संवैधानिक वैधानिक, ठीक है, लेकिन अंतर है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये कथन सत्य है। दूसरा क्या, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, ये भी दोनों सही है। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, असत्य है। कोई असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग पांचों टॉपिक समझे होंगे, पांचों टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो भी समझ गए होंगे, और मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी हो गई, याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स का जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो करंट अफेयर्स का जो क्लास था वो समाप्त होता है। इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, और इससे संबंधित जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।